दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं और यह पार्ट 1 होगा जिसमें हम इकोनॉमी के मोस्ट फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इकोनॉमी कोर कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दिस कैन बी ऑफ अ नेशन और अ स्टेट। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दिस कैन बी ऑफ अ नेशन और अ स्टेट। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, वेयर जहाँ पर इकोनॉमी इज वेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मिनिमम। फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जी एडम स्मिथ। यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या बेस्ट एग्जाम्पल हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। या डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल अगर पूछ लिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कौन सा कंट्री है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। तो अगर पूछता है उसमें तो कौन, इसमें क्या लगाना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उदाहरण में? यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और भी कंट्रीज हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी वेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मोर फादर इज कार्ल मार्क्स। इसके फादर कौन है? कार्ल मार्क्स। इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है उसको क्या कहते हैं? इसी को प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और कमांड इकोनॉमी, इसका उदाहरण कौन कौन सा है देश? चीन, वियतनाम, पोलैंड एंड क्यूबा। चाइना, वियतनाम, पोलैंड एंड क्यूबा इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के। वेयर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मोर, जहाँ पर सरकार का वर्चस्व ज़्यादा होता है वहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी, वह इकोनॉमी उस देश की सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। इसके बाद में मिक्स इकोनॉमी आता है। मिक्स इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज काम करती हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल अपना देश इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राज़ील इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेशनल इनकम क्या होता है ये देख लेते हैं। जीडीपी द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री विद इन 1 ईयर। यही क्या होता है? देश का नेशनल इनकम होता है। फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया का होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। अभी जो है आज क्या है? 5 अप्रैल है और 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो जो फाइनेंशियल ईयर इंडिया का है वह कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसमें कुछ टर्म्स दिए हैं जो बता देते हैं। एनडीपी इक्वल टू क्या होता है? नेक्स्ट एनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह क्या होता है? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। जो डिप्रिसिएशन हो जाता है वैल्यू में जीडीपी में हमारे देश में, उसको जब घटा देते हैं तो एनडीपी यानी नेट, जो नेट निकल करके आ रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसी को क्या कहते हैं? एनडीपी। जीएनपी इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी प्लस माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ट्रेड बैलेंस, नेट आउटकम एट द ईयर एंड ऑफ द टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसी को ट्रेड बैलेंस कहते हैं। और इसमें एक टर्म और होता है ट्रेड बैलेंस में। ट्रेड बैलेंस कब होता है? जब अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से अगर व्यापार कर रहा है और उसमें उन दोनों कंट्रीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या जो ट्रेड का जो वैल्यू आ रहा है विद इन 1 ईयर या जो भी पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें अगर दोनों का इक्वल है तो उसको क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी को क्या कहते हैं? बीओटी। बीओटी अक्सर ये टर्म जो है इकोनॉमी में चर्चा में रहता है। बीओटी इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हो गया कि जो आदमी कमा रहा है, वो एक आदमी है
वह अगर कमा रहा है और उसमें से उसका डायरेक्ट टैक्स जो सरकार को भर रहा है वो अगर उससे घटा दिया जाए उसके खर्चे में से, उसके मतलब इनकम में से, खर्चे की इनकम में से, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम उसका नेट आएगा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है दोस्तों? तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन में दे दिया और उसमें पूछा, तो आप दोनों लोगों को ध्यान में रखना है कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या होता है? नेशनल इनकम, जो टोटल नेशनल इनकम है और उस कंट्री के विद इन पॉपुलेशन जो जितना, अगर मान लेते हैं हमारे देश का नेशनल इनकम 1 बिलियन है, मान लेते हैं 1000 बिलियन है, और हमारे जो देश का पॉपुलेशन है वह 1.21 बिलियन है। तो जब इससे हम 1000 बिलियन से 1.2 बिलियन को 1.21 बिलियन को घटा देंगे तो जो आएगा प्रोडक्ट उसी को क्या कहेंगे? हमारे देश का पर कैपिटा इनकम। इसको क्या कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम। रियल इनकम इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल और नेशंस आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। रियल इनकम क्या होता है किसी देश का? जब इन्फ्लेशन यानी जो मुद्रास्फीति है उसको एडजस्ट करके जो वैल्यू निकल के आता है इनकम, उसी को क्या कहते हैं? रियल इनकम। फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेराज मार्केट कॉस्ट इज दैट ऑन विच रेडी सोल्ड टू बी मार्केट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा उसको फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रहा है उसको क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट। जबकि जो मार्केट में प्रोडक्ट रेडी है सेल के लिए उसको क्या कहेंगे? मार्केट कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट जिसमें प्रोडक्शन जितना बे आया उसको फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, जबकि मार्केट कॉस्ट वह कॉस्ट है जो प्रोडक्ट मार्केट में रेडी है सेल के लिए। रिजर्व बैंक के बारे में बताते हैं। Established in 1935 by Reserve Bank of India Act 1934, initially its office was Kolkata, but after shifting in 1937 it is now in Mumbai. Its nationalization in 1949, Osborne Smith was its first governor. इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, 4 डायरेक्टर्स जो कि लोकल लेवल को, लोकल हेडक्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में ये 4 हेडक्वार्टर्स हैं। जब मैंने आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताया था तो उसमें भी यही 4 सिटीज थे। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और यहीं 4 कंट्री, ये हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का, उसका हेडक्वार्टर भी इसी 4 शहरों में है। ये 4 रीजनल ब्रांच हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वाज गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज मनमोहन सिंह। इट इज कॉल्ड मिनी स्टेट। इसको मिनी स्टेट की भी संज्ञा दी जाती है। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन वर्ल्ड बैंक एंड IMF। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश का कौन सा बैंक भारत को अपने वर्ल्ड बैंक और IMF में रिप्रेजेंट करता है तो कौन, अगर ऑप्शन दे देगा सेंट्रल बैंक, कौन कौन सा ऑप्शन दे सकता है? सेंट्रल बैंक, RBI, SBI। तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? RBI। जो RBI है अपने देश का जो ओरिजिनल, तो वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक एंड IMF में। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कुछ एक्ट्स बता देते हैं। जो फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, वह कब आया? 1999 में। यह मेनली किस लिए आया था?
जो हमारे देश से मुद्रा बाहर जा रहा है और जो मुद्रा हमारे देश में आ रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, फेमा। इसी का पहले नाम क्या था? फेरा। फेरा को ही फेमा में कन्वर्ट किया गया 1999 में। पीटी 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। पीएसएस एक्ट 2007, आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम 1995। अब इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमी के जो डायरेक्टली आरओ, पीसीएस और जो एग्जाम्स यूपी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कंडक्ट करवाए जाते हैं, एसएससी में, उनमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टर्म्स के बारे में बात करते हैं हम। तो पहला है बैंक रेट। बैंक रेट वह रेट होता है द रेट एट विच आरबीआई चार्ज ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग। इफ आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल क्रेडिट इट विल रेज बैंक रेट। बैंक रेट वह रेट होता है जो आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को देती है, उसी को क्या कहते हैं? बैंक रेट। और अगर आरबीआई मुद्रास्फीति को, मुद्रा दर को अगर प्रचलन कम करना चाहता है तो वो बैंक रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। और ऑटोमेटिक क्या होता है, जो मुद्रा का प्रचलन होता है हमारे देश में वह स्थगित हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। अब सीआरआर आ जाता है। CRR, the commercial banks as per status has to maintain reserve based on their demand deposit and fixed deposit with central bank is called CRR। सेंट्रल बैंक के साथ में जो बैंक को मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें दूसरा चीज कह रहा है कि इफ CRR इज लो द बैंक्स कैपेसिटी इज टू क्रिएट क्रेडिट बिल हाई। अगर CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक के पास में बैंकों को कम रखना पड़ेगा तो उनका जो क्रेडिट एक्सपेंशन होगा वह ज़्यादा रहेगा। अगर CRR हाई रहेगा तो उनका क्रेडिट एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। SLR क्या होता है? SLR इज द अमाउंट विच अ बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। SLR इज यूज टू कंट्रोल बैंक्स लिवरेज फॉर क्रेडिट एक्सपेंशन। SLR क्या होता है? जो बैंक को कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना होता है सेंट्रल बैंक के साथ में, उसी को क्या कहते हैं? SLR। SLR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो रेट क्या होता है? अक्सर एग्जाम में पूछता है रेपो रेट। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को जिस परसेंट पर मनी देता है, उधार देता है, जिस रेट पर, परसेंट पर, उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई स्वयं कमर्शियल बैंक से रुपए ऋण जो है लेता है, उसी को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। इसमें दूसरा चीज कह रहा है रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देता है वह हमेशा परसेंट ज़्यादा रहता है किससे? रिवर्स रेपो रेट, यानी जिस रेट पर वह आरबीआई स्वयं कमर्शियल बैंक से क्रेडिट लेता है। आरबीआई। अब इसके बाद में हम आरआरबीज के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स वाज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1969। 14 मेजर नेशनल बैंक्स को 1969 में नेशनलाइज किया गया। उसके बाद में 6 मेजर नेशनल बैंक्स को 1980 में फिर से नेशनलाइज किया गया। आरआरबी वाज सेटअप इन अक्टूबर 1975। आरआरबी की स्थापना कब हुई? 1975 में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इट्स नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी के सुझाव पर आरआरबी का सेटअप 1975 में किया गया था। फर्स्ट आरआरबी वाज प्रथमा ग्रामीण बैंक। इसमें जो शेयर होता है आरआरबी में वो पूछ सकता है, तो शेयर कितना होता है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्टेट का 15%, जबकि स्पॉन्सर्ड नेशनलाइज जो बैंक होते हैं उनका 35% शेयर इसमें होता है। इन 2014 RBI issued draft for setting up payments bank. Objective is to increase financial inclusion by providing small saving account. No credit lending is allowed for payments bank. जो पेमेंट्स बैंक होते हैं उनको क्रेडिट यानी ब्याज देने का अधिकार नहीं है। पेमेंट्स बैंक जो हमारे देश में बनाए गए हैं वह नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाए गए हैं। कब से शुरू हुए? 2014 से, जब मोदी गवर्नमेंट अस्तित्व में आई। नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी की समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बैरन मनी क्या होता है? बैरन मनी इज मनी विच इज नॉट अर्निंग एनी इंटरेस्ट। बैरन मनी वह मनी होता है जो कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। फियाट मनी विच इज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर। जो लीगल टेंडर जिसको घोषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फियाट मनी, फियाट करेंसी। अब इसके बाद में इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेटर्स आर गेनर्स वाइल क्रेडिटर्स आर लूजर्स। जो डेटर्स होता है यानी जो उधार लिया होता है उस पर जब इन्फ्लेशन होता है तो उसको लाभ होता है, जबकि जो उधार दिया होता है उसको लाभ नहीं होता, उसका लॉस होता है। क्योंकि इन्फ्लेशन से पहले मनी का वैल्यू ज़्यादा था और इन्फ्लेशन जब आ गया तो मनी का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। मनी का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। एक एग्जाम्पल इसमें बता देते हैं। इसे मान लेते हैं जब इन्फ्लेशन नहीं था तो अगर किसी प्रोडक्ट का बात करते हैं, अगर वह 100 रुपये में मिल रहा था तो जब इन्फ्लेशन आ गया तो उसी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो गया? मान लेते हैं अगर 120 रुपये हो गया। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हुआ? मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर घट गया। और यहाँ पर मुद्रा का वैल्यू जो वैल्यू था वह क्या था? ज़्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का? अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट टर्म बट बिकम्स न्यूट्रल इन लॉन्ग टर्म और इवन निगेटिव। शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट देता है जबकि लॉन्ग टर्म के लिए या न्यूट्रल और निगेटिव भी हो सकता है इन्फ्लेशन। ऑन इम्पोर्ट इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एक्सचेंज रेट एंड मेक्स ऑल द इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर। जो हमारा इम्पोर्ट होता है यानी जो आयात होती हैं वस्तुएं उनका रेट क्या होता है? बढ़ जाता है और इसीलिए इन्फ्लेशन इंपोर्ट के लिए हानिकारक है। ऑन एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑन एक्सपोर्ट विद इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ एन इकोनॉमी गेन कम्पिटिटिव प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट बट ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन विद हिट हार्ड द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज एंड एक्सपोर्ट विल बिकम कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। जब वही प्रोडक्ट मान लेते हैं अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपये में बन रहा था और इन्फ्लेशन के बाद में धीरे धीरे क्योंकि हर चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उस समय क्या होगा? वही जो प्रोडक्ट 100 रुपये में बन रहा था वो मान लेते हैं अगर 140 रुपये में बनेगा तो आने वाले दिन में जो उसका प्रोडक्ट का जो मार्केट में सेल होने का होगा वो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं अगर 160 रुपये, जो पहले वैल्यू 120 रुपये में बिक रही थी वह 160 में बिकेगी, तो क्या होगा? वह ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट को हिट करेगा। यानी वह जो दूसरा आदमी बंदा जो दूसरे देश का या जो दूसरे रीजन का या दूसरे स्टेट का जो खरीदेगा वह उसको खरीदना कम कर देगा क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है। तो एक्सपोर्ट पर क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है बाद में धीरे धीरे। ऑन ट्रेड बैलेंस इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी इन्फ्लेशन मेक्स ट्रेड बैलेंस फेवरेबल। अगर इकोनॉमी डेवलप्ड है जैसे यूएसए, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब जो देश हैं यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली, तो इन पर फेवरेबल कंडीशन होता है यानी इनको लाभ होता है ट्रेड बैलेंस में।
वाइल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक इन्फ्लेशन इज अनफेवरेबल फॉर द ट्रेड ऑफ बैलेंस। ट्रेड ऑफ बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर एक इकोनॉमी मान लेते हैं चाइना है और दूसरा इंडिया है, तो चाइना अगर हमारे देश में 100 रुपये का प्रोडक्ट भेज रहा है और हम यहाँ से 90 रुपये का भेज रहे हैं, तो हमारा जो लॉस है ट्रेड ऑफ बैलेंस में वो कितना है? 10 रुपये का निगेटिव चल रहा है। यही क्या हो गया? ट्रेड ऑफ बैलेंस होगा, BOT इसी को कहते हैं, BOT। अब इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट जब हम बनाएंगे तो और भी चीज़ें जो है इसको कंप्लीट करवा देंगे। और इकोनॉमी का पार्ट 1 ये आप लोग देखिए, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक करके आगे बढ़ाते रहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।